हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 का पार्ट 2 आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑनर्ड फंड की ही सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो डियर, आप लोगों के साथ हमने ऑनर्ड फंड, बोरोड फंड क्या होता है उस पर काफी डिटेल में स्टडी किया था कि अगर कभी भी कोई भी अमाउंट ऐसा इन्वेस्ट करा जाए कि वो पर्सन जो है कंपनी के अंदर ऑनरशिप ले ले, उनको बोला जाता है ऑनर्ड फंड. और ऑनर्ड फंड को आप देख सकते हैं कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. इक्विटी शेयर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इस वीडियो में आपके साथ प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. डियर देखिए, ये पूरा ही जो चैप्टर है हम आपको बताएं कि हमने ये इसीलिए चुना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और समझना इसके लिए बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या थे. तो डियर, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी आपको आगे कंटिन्यूटी में समझ आएगा. हमने आपको कंपैरिजन फॉर्म में समझाया था इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर को. तो प्रेफरेंस क्या होते हैं? रिस्क न्यूट्रल टाइप के लोग होते हैं. ये भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर ही होते हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी से पहले. डिविडेंड मिलेगा इनको इक्विटी से पहले. अगर कल को कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले इक्विटी से पहले, सबसे पहले तो नहीं, इक्विटी से पहले ये लास्ट में ऑनर्स है. मतलब बेसिकली ये दोनों ऑनर हैं, लेकिन इन ऑनर्स को पहले पेमेंट करी जाएगी और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी जाएगी. प्रेफरेंस इक्विटी की तरह ही डिविडेंड रिसीव करता है, यानी प्रॉफिट होगा तो कंपनी इनको देगी, अगर लॉस होगा तो इनको बेयर करना पड़ेगा. बिकॉज ऑनर का यही फीचर होता है कि वो रिस्क भी लेता है और प्रॉफिट में भागीदार होता है, रादर देन दे आर टेकिंग इंटरेस्ट. अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें, अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं डियर, आप देख सकते हो ऑनर्ड फंड. हाँ, तो यहां पर आपके पास इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता, सिक्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता. ये फीचर आपको यहां मिलेंगे ही नहीं. ये फीचर आपको कहां मिलेंगे? बोरोड फंड में. तो प्रेफरेंस शेयर वाले भी कंपनी को लोन देते हैं. हम पढ़ ही क्या रहे हैं? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कहां से बिजनेस को उधार मिलता है. तो यहां भी एक जरिया है जहां से कंपनी जो है वो लोगों से उधार ले सकती है, पब्लिक से. प्रेफरेंस शेयर है, ये भी पब्लिक से ही उधार है. बस इसमें क्या होगा, थोड़े से रिस्क न्यूट्रल होंगे और इनके खास फीचर्स के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे. इनका नाम प्रेफरेंस शेयर क्यों होता है? क्योंकि इनको दो प्रेफरेंस दी जाती हैं इक्विटी शेयर्स पर. एक तो इनको डिविडेंड पहले मिलता है, फिर अगर बात आती है कल को डिसोल्यूशन की तो इनकी कैपिटल सबसे पहले रीपे करी जाती है. अगर आपको याद हो, हमने आपको एक फॉर्मेट कराया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं. जो भी कंपनी को सारा अमाउंट माइनस कर सिर्फ अब इसमें से एक तो इंटरेस्ट देना बाकी है, हाँ, और एक टैक्स देना बाकी है गवर्नमेंट को, एक डिविडेंड. तो इसमें सबसे पहले जितने भी लोनर्स होंगे उनका इंटरेस्ट चुकाया जाएगा. मान लीजिए 30,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट चुका दिया. अब आपके पास कितना बचा? 70,000 रुपए. ये बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब आपने इसमें से टैक्स माइनस करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 30,000 रुपए के करीब का टैक्स है. अब आपके पास यहाँ 40,000 रुपए बचे, इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डियर, ये दो जनों में डिवाइड होगा डिविडेंड के तौर पर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर. इसमें से पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस को, जितनी भी उसकी कैपिटल होगी उसका एक परसेंटेज फिक्स होगा, या कई बार प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होता है, उतना इसको मिल जाएगा. फिक्स रेट होती है, फिक्स अमाउंट नहीं होता. दोनों बातों में फर्क है. फिक्स रेट होती है 10%, 12%, लेकिन अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा. क्यों? बिकॉज ये 10% प्रॉफिट का हो सकता है. तो अगर 10% प्रॉफिट का होगा तो हर साल अगर प्रॉफिट चेंज होगा तो इनको मिलने वाला डिविडेंड भी फ्लक्चुएट करेगा. तो बस यही इसकी खासियत है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले, जो अब डिविडेंड के लिए पैसा बचा ऑनर्स में बटना है, तो उन ऑनर में पहली प्रेफरेंस इसको दी जाती है, देन सेकंड प्रेफरेंस इसको दी जाती है. और कल को अगर कंपनी बंद भी होगी तो सबसे पहले बाहर वालों का, यानी जो बाहर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, उनको चुकाने के बाद पहले पैसा इनको दिया जाएगा, इनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, और फिर बचा कुचा इक्विटी को मिलता है. राइट लेकिन इक्विटी के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं. अब देखिए, इनको तो एक फिक्स अमाउंट मिलेगा ना प्रॉफिट का, 10% या 20%. अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा, ध्यान रखिएगा. एक चीज मैरिट है और एक डीमैरिट है. मैरिट यह है कि इसका रेट फिक्स होता है, लेकिन डीमैरिट यह है कि इसका भी जो डिविडेंड अमाउंट है वो फ्लक्चुएट करेगा. क्यों?
प्रॉफिट हर साल अलग आएगा तो उसका 10% भी क्या होगा, डिफर होगा, राइट। तो ये है आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके फीचर देख लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया अभी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे 10% या 15% फिक्स कर देते हैं ये लोग, ठीक है। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, यानी डिसीजन मेकिंग में इनका कोई खास रोल नहीं होता, ठीक है। तीसरा, ये लोन तो देते हैं कंपनी को, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगते। देखिए चाहे इक्विटी शेयर होल्डर है चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दोनों ही शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स का ही ये फीचर होता है कि वो कभी भी एसेट्स गिरवी नहीं रखवाते लोन देने के बदले में। यानी जो लोग आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं, जैसे हमने टिकट का नाम दिया था, वो आपकी कंपनी में एंटर करेंगे, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होंगे। वो बैठेंगे जरूर मीटिंग में, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। जनरल फीचर है ये, जरूरी नहीं है, कई कई कंपनीज दे भी देती हैं प्रेफरेंस शेयर्स को राइट्स। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कभी भी ये जो लोग होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो आपकी कंपनी में टिकट खरीदकर आपकी कंपनी में इन्वेस्टर बनेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर होल्डर के तौर पर, ये आपको लोन तो देंगे पर बदले में आपसे कुछ भी गिरवी रखने के लिए डिमांड नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं नो चार्ज ऑन एसेट, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ना मांगना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी जो रीपेमेंट होती है वो इक्विटी शेयर से पहले करी जाती है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मांगते लोन देने के बदले में, और इनको जो है रीपेमेंट जो है वो पहले करी जाती है प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, इसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो दो टाइप के हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स में ही ये टाइप होती है, इक्विटी में नहीं होता, कि जैसे आपको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ या बहुत कम प्रॉफिट हुआ कि आप बांट नहीं सकते। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने खरीद रखे हैं, मतलब इस टाइप की टिकट अगर आपने खरीदी है, इस टाइप का इन्वेस्टमेंट अगर आपने करा है, तो आपके जो 2 साल के डिविडेंड थे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक्यूमुलेटेड डिविडेंड आपको थर्ड ईयर में मिल जाएगा। कम्युलेटिव का मतलब ही होता है इकट्ठे होते रहना। तो आपने फर्स्ट ईयर में आपका कुछ पर्टिकुलर डिविडेंड बनता था, सेकंड ईयर में भी बनता था, पर आपको नहीं मिला। थर्ड ईयर में जब कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी इन तीनों सालों का, 2 प्रीवियस ईयर का इकट्ठा हुआ और 1 करंट ईयर का, आपको कुल मिलाकर डिविडेंड प्रोवाइड कर देगी। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऑब्वियसली नॉन कम्युलेटिव इसके अपोजिट होंगे, मतलब जिस साल प्रॉफिट होगा आपको डिविडेंड मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कोई एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है, यानी पिछले पुराने प्रीवियस ईयर्स के डिविडेंड्स आपको करंट ईयर में नहीं दिए जाएंगे। ये होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसके अलावा आपके पास है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए इसमें हम आपको 2 बातें बताएंगे, दोनों बातों को आप लिख सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि देखिए एक तो होता है इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता ही मिलता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कई बार कि ये लोग भी डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये हो गया कि ये डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं या डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करते। क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं तो कई बार ये डील कर लेते हैं इक्विटी के साथ कि सर देखिए हमारा जो फिक्स डिविडेंड है वो तो आप हमें दे ही रहे हैं, राइट, आप जो भी प्रॉफिट होता है उसमें भी हमारा हिस्सा बना दीजिए। तो प्रॉफिट शेयर भी ये लोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरे शब्दों में जब आपका डिसीजन मेकिंग में रोल है और कंपनी को प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका हक बनता है, राइट। तो यही है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए वो प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर फिक्स्ड डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करते और जो अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिविडेंड अपना प्रॉफिट नहीं मांग सकते, ठीक है जी। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या होता है कि कई बार आपके पास जो रिडम्पशन एक शब्द हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। इक्विटी के पैसे तो कभी वापस नहीं करे जाते, जब कंपनी एंड होती है तभी वापस करे जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में 2 कैटेगरी होती है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है एक टाइम बाद इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदा है मेरी कंपनी में तो मुझे एक टाइम बाद आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और वो टाइम मैंने उस प्रेफरेंस शेयर की टर्म्स कंडीशन में पहले ही मेंशन कर रखा होगा। और इररिडीमेबल क्या होंगे, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिडीम नहीं करा जाएगा, मतलब वो कंपनी के साथ लाइफ टाइम रहेंगे, जब कंपनी बंद होगी तभी उनके पैसे दिए जाएंगे, जो कि प्रेफरेंस का जर्नल फीचर होता है।
बट एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। रिडीमेबल मतलब जिनकी एक पर्टिकुलर टाइम बाद पेमेंट की जानी है। अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अब जो आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनके पास एक कैटेगरी होती है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज कंपनी ने लोन लिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों से, 5 साल बाद उनकी रिडम्पशन करनी थी यानी उनके पैसे वापस करने थे, उन्होंने कंपनी के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी ले रखे हैं, यानी रिडीमेबल के साथ साथ कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि 5 साल बाद दे कैन कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू अनदर प्रेफरेंस शेयर इनटू अनदर सिक्योरिटी, लाइक वो कंपनी के इक्विटी शेयर ले सकते हैं, कोई और प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं या डिबेंचर ले सकते हैं। यानी वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का टाइप बदल देना चाहते हैं कि अभी हमारे पास ये था तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर्स हम लेना चाहते हैं कंपनी के, या प्रेफरेंस शेयर लेना चाहते हैं, या डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें एक टाइम बाद किसी और चीज में कन्वर्जन करके दे दिया जाएगा, यानी एक स्कीम के बदले में दूसरी स्कीम, यानी कंपनी को छोड़कर आप नहीं जा रहे। दैट इज व्हाट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड ऑब्वियसली नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो गए जिनकी पेमेंट कंपनी को करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो किसी और चीज में कन्वर्ट होना नहीं चाहते। तो 5 साल बाद आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हो गए डियर आपके पास टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव में क्या होता है कि अगर कंपनी को कुछ साल प्रॉफिट्स नहीं हो रहा तो जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल पुराना इकट्ठा हुआ डिविडेंड देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बिल्कुल अपोजिट, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग, अगर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं तो अपने फिक्स्ड डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकते हैं इक्विटी से। दैट इज व्हाट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल क्या है, जो एक टाइम बाद किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो इक्विटी शेयर ले लेते हैं कंपनी से, या दूसरे टाइप के प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं, या डिबेंचर ले लेते हैं, पर कंपनी के साथ वो लगातार बने रहते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए इनके मेरिट्स देख लेते हैं और डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट्स क्या है डियर, एक तो ये कंपनी की एसेट पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते। चार्ज मतलब कोई हक नहीं बनाते, सिक्योरिटी नहीं लेते, मतलब कंपनी को लोन देते हैं बट बदले में कुछ भी गिरवी रखने को नहीं बोलते। सेकेंड, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड ओवर इक्विटी। तो दूसरा बड़ा मेरिट इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यह है कि उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है। इसके अलावा उनको जब डिसोल्यूशन होगा कंपनी को तो रीपेमेंट भी उनको पहले करी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इनको रीजनेबल सेफ रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उनकी एक फिक्स रेट होती है, वो उनको हमेशा मिलती रहेगी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो। हाँ, ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है, क्योंकि आप मैरिट की बात कर रहे हैं तो हम ये मैरिट प्रेफरेंस शेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहे, सबके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी बता रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो कि असली ओनर होते हैं उनको ये बेनिफिट लगता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता और वो हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते एटलीस्ट। नहीं तो फिर यार बहुत सारे ओनर्स हो जाएंगे, इक्विटी वाले तो है ही हैं, प्रेफरेंस वाले और आ गए। जितने ज्यादा ओनर होंगे उतना ज्यादा दिक्कत होती है किसी भी चीज पे पहुंचने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर आप 2 फ्रेंड्स और ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप शायद डिसीजन ले लेंगे, यहीं अगर आप 20 लोग हैं और अगर आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिस्कशन मांगता है। यही चीज कंपनी के साथ भी होती है, जितने ज्यादा ऑनर्स होंगे उतना ज्यादा डिले ऑफ डिसीजन होंगे और वहां पर दिक्कत ज्यादा होगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। इक्विटी के लिए एक बहुत बड़े फायदे की बात है, ठीक है, मेरिट है। फिर अगर हम प्रेफरेंस शेयर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर के पर्सपेक्टिव से। नाउ डीमेरिट्स क्या है, चाहे वो डीमेरिट कंपनी के हो चाहे वो डीमेरिट प्रेफरेंस के हो, क्या है। एक तो ये जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, हाँ, क्योंकि उनके लिए तो इक्विटी ही बेस्ट है। दूसरा, यहां पर कंपैरेटिवली इक्विटी से लो रिटर्न मिलता है। देखिए ऑब्वियस है, क्योंकि आप रिस्क जो है वो मॉडरेट लेते हैं, ना ज्यादा हाई रिस्क लेते हैं ना ज्यादा लो रिस्क लेते हैं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं, तो आपका रिटर्न भी मॉडरेट ही होगा। तीसरा, इनका जो रिटर्न होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हर साल वेरी करेगा, तो उसका जो परसेंटेज होगा वो भी वेरी करेगा आपके पास। और एक बड़ा डीमेरिट ये है कि अगर इनको लग रहा है कि इक्विटी वाले कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं पर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, इनके पास डिसीजन मेकिंग का कोई राइट नहीं होता।
तो आपके पास ये लोग डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे डिसीजंस इनके पास है या इनके पास कोई सजेशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इनको ये राइट नहीं गिवन है तो कभी कभी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये आपके पास एक डीमेरिट है, राइट। उसके बाद थर्ड जो आपके पास सोर्स है ऑनर्ड फंड का, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसको हम समझाते हैं आपको क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग की डेफिनेशन होती है इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब हमने अभी आपको पहले भी समझाया और इस क्लास के स्टार्टिंग में भी समझाया कि आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसमें से आपने लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, मान लीजिए 20,000 रुपए। अब आपके पास रह गए 80,000 रुपए जो कि है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए, और आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 40,000 रुपए। अभी जो 40,000 रुपए हैं ये आपने डिविडेंड के तौर पर बांटने हैं इक्विटी और प्रेफरेंस को, ठीक है। अब मान लीजिए चलिए अगर आपने प्रेफरेंस को भी इसमें से 10,000 दे दिए और 30,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बच गया सिर्फ इक्विटी के लिए। अब इक्विटी कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपकी खुद की कंपनी है और आपको 1,00,000 रुपए लगाकर 1,50,000 रुपए रिसीव हो गए, यानी 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप 50,000 रुपए पूरे खर्च कर देंगे अपनी फैमिली पर? नहीं। एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है, उस 50,000 में से 20,000 रुपए तो अपने भाई, क्योंकि कमाई करी है और घर चलाना है तो 20,000 रुपए तो घर खर्चे के लिए रख लेगा, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है उसे फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगा रादर देन कि सारा प्रॉफिट खा जाए, है ना। तो ये बेस्ट तरीका होता है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना। अब आप 1,30 लगाएंगे तो 1,80 आएंगे आपके पास। अगर आप हर बार 1,00,000 ही इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फिर तो 1,50,000 ही वापस आएंगे ना आपके पास। तो इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी चाहिए। तो यही होता है इक्विटी के साथ भी। इक्विटी वालों ने जितना पैसा लगाना था लगा दिया, उससे कंपनी को 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ, बाकी सारी चीजें इसमें से माइनस है, सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स माइनस करना है। वो करने के बाद इक्विटी वालों के पास 30,000 बचे। अब ये इक्विटी वालों को डिसीजन लेना है कि क्या ये सारा का सारा प्रॉफिट हम लोग आपस में बांट लें और खा जाएं, खत्म कर दें, या इसमें से कुछ प्रॉफिट हम अपने बिजनेस में संभाल के रख लें या रख दें ताकि हमें बाहर से फाइनेंस ना लेना पड़े। उसे ही बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग या फिर प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को दोबारा लगा देना, है ना। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, वापस प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। तो हो सकता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, इस 30 में से 10,000 रुपए को बांट देते हैं और बाकी का जो 20,000 रुपए है वो रिटेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो ये सर्कल है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है और जो ये रेक्टेंगल है ये रिटेन्ड अर्निंग को शो कर रहा है। वो डिपेंड करता है ये रेक्टेंगल आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। यानी प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है जिसे बिजनेस जो है वो डिविडेंड के तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं बांटता बल्कि बिजनेस में ही संभाल के रख लेता है ताकि बिजनेस को बाहर से उधार ना लेना पड़े, ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए आपको बाहर से 20,000 रुपए का लोन चाहिए था और यहां आपके पास खुद के पास प्रॉफिट हो गया, तो बाहर से क्यों लें भाई जब अपने पास खुद की जेब में पैसे हैं। तो यही बेस्ट तरीका होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि बाहर से आप लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहां पर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड जरूर देना है। देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर ये अलाउ कर रहे हैं कि सर आप उनके 20,000 रुपए वापस रख लीजिए जो कि उनके थे, ऑनर्स के थे, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में 20,000 रुपए दे देंगे मैनेजमेंट को, वो इसके बदले में डिविडेंड जरूर मांगेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसका कुछ पोर्शन या सारा जो तुम्हारा मन करे, बिजनेस का मन करे उतना पोर्शन बिजनेस में वापस रख लेना, ठीक है, उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, अपने पास रख लेना। इसके दूसरे नाम क्या है, इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद को लोन देना, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और सीधी सी बात होती है कि रिटेन्ड अर्निंग पूरे तरीके से किस पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट पर। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा कर सकती है, नहीं तो कम कर सकती है। मेरिट क्या है डियर, इकोनॉमिकल पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने, कोई शेयर नहीं छपवाने, कुछ नहीं करना, अपने ही घर से प्रॉफिट ले लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया। सबसे अच्छी बात, डू नॉट डिल्यूट कंट्रोल, मतलब क्योंकि जितने ऑनर थे वही के वही रह गए। अगर हम ये 20,000 रुपए बाहर इक्विटी से मंगवाते या बाहर किसी और पर्सन से लेते और वो कहता मैं तो पार्टनर बनूंगा आपके बिजनेस में, यानी ऑनर बनूंगा, तो आपका कंट्रोल क्या हो जाता, बढ़ जाता ना कंट्रोल। और हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल डिल्यूट ना हो। और इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा आपके पास,
रिटेन्ड अर्निंग, राइट। फिर इसकी वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी क्या होती है, इंक्रीज। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को खुद फाइनेंस दे देते हैं, यानी आप डिपेंडेंट नहीं है किसी बाहर वाले सोर्स पर, तो मार्केट में एक अच्छी इमेज जाती है आपके बारे में कि जब भी आपको पैसा चाहिए होता है, हमेशा तो नहीं पॉसिबल है रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप खुद के ही सेविंग से अपना बिजनेस जो है वो फाइनेंस की भरपाई कर लेते हैं। और अगर आप हमेशा लोन के लिए बैंकों के पास या फिर पब्लिक से उधार लेते रहते हैं, तो एक अच्छी इमेज आपकी मार्केट में नहीं जाती। तो रिटेन्ड अर्निंग से मार्केट में आपके लिए एक अच्छी इमेज जाती है, और एक अच्छी इमेज आपके शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ाने में बहुत मदद करती है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि हाँ जी हमने प्रॉपर शेयर छपवाने हैं, फिर प्रोस्पेक्टस छपवाने हैं, फिर लोगों से लोन लेना है, फिर कितना किससे लेना है ये भी डिसाइड करना है। तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके डीमेरिट्स क्या है डियर? एक तो ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन इसलिए है बिकॉज प्रॉफिट अनप्रिडिक्टेबल है। अब क्योंकि प्रॉफिट अनप्रिडिक्टेबल है तो रिटेन्ड अर्निंग आप कितना करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस पे पूरे तरीके से रिलाई करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। फिर डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। अब देखिए कि ये डिसीजन लेना कि 20,000 जो है वो प्रॉफिट में से रिटेन कर लिया जाएगा और 10,000 बांटा जाएगा, एक्चुअली मेजॉरिटी डिसाइड करती है कंपनी में। हाँ, 51% लोग डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है। अब जो 51% लोग हैं उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि 20,000 रिटेन करेंगे, 10,000 हम सब आपस में बांट लेंगे। लेकिन जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं 49%, माइनॉरिटी शेयर होल्डर उनको बोलेंगे, वो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। हो सकता था कि उनको डिविडेंड चाहिए हो, है ना। अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खेल में नुकसान तो होता ही है ना किसी का, तो माइनॉरिटी वालों को कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम लोग तो चाहते थे कि सारा डिविडेंड बांट दिया जाए, कहीं बाहर से लोन ले लो भाई, हमारे पैसे हमें दे दो, हम तो इसी के थ्रू चला रहे हैं अपना बिजनेस, काम चला रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है। और कई बार क्योंकि ये पैसा ओनर्स का ही होता है, इक्विटी वालों का होता है, तो मैनेजमेंट उसको संभल के नहीं इस्तेमाल करती, तो मे बी मिसयूज्ड बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इक्विटी वालों का तो है, इक्विटी वालों को तो डिविडेंड ही देना है, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन डिवेंचर वालों का तो फिक्स होता है, इंटरेस्ट देना ही देना है। तो कई बार मैनेजमेंट उसका मिसयूज कर लेती है, और यही चीज आगे भी लिखा है कि मैनेज रेकलेसली, मतलब इतना ज्यादा केयरफुली नहीं उसको रखा जाता। देखिए आप, बहुत सिंपल सी बात है, किसी और से अगर आपने पैसा उधार लेकर कोई सामान लिया, कोई भी चीज, आप किसी का सामान भी लेकर जाते हैं तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं। आपके पास खुद की कोई चीज है तो आप थोड़ा सा केयरलेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएसएलआर की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी का और का लेकर जाते हैं तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, नहीं यार बहुत महंगी चीज है, ये है वो है। लेकिन अगर खुद का होता है तो कभी भी इधर उधर पड़ा हुआ है ध्यान नहीं देते। तो दिस इज व्हाट कि अगर आपका खुद का फंड होता है तो कई बार उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं करी जाती, थोड़ा रेकलेसली उसको यूज करा जाता है। यही चीज यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग के केस में आपको डिमेरिट देखने को मिलेगा। तो ये थे डियर आपके पास 2 सोर्स, बाकी के 3 सोर्स भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे आपके पास ऑनर्ड फंड के। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपका इससे कोई भी बेनिफिट हो रहा हो, अगर आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज एक शेयर जरूर करिए। आप लोगों का एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद आपके लिए वो उतना मैटर नहीं करता, बट हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। हमें मोटिवेशन मिलता है जब हमारे वीडियोस पर आप लोग सपोर्ट शो करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो शेयर है, चाहे वो व्यू है, चाहे वो कमेंट है, चाहे वो लाइक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।